मैंने सेकंड चीज बताई तुम्हारा स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, और तीसरा जो हम कर रहे हैं और ये मैंने तुमको बताया कि यही वाला सबसे ज्यादा फंसता है, क्योंकि इसमें क्या है कि वो फंडामेंटल डायमेंशन चेंज कर देते हैं और क्लिक नहीं होता कि करना क्या है। ठीक है, सबसे इजी तरीका क्या है, यही मेथड है कि आप जो दिया हुआ है उसको लेफ्ट साइड, जिसको ढूंढना है उसको लेफ्ट साइड में लिखो। ठीक है, हाँ जो दिया है राइट साइड में विद पावर्स, बस ये पावर की वैल्यू निकाल दो तो आंसर आ जाएगा। पावर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बता ही दिया, सारे डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है तो हमने सारे लिख दिए, नहीं आते तो फॉर्मुला लगा लो। फॉर्मुला फॉर्मुला से भी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर यूनिट पता है, जैसे हमें एनर्जी का यूनिट पता है तो एनर्जी हम जूल पता करते हैं। ठीक है, लेकिन जूल अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो डायरेक्टली आ जाएगा। तो या तो यूनिट से निकाल लो या फॉर्मुला से निकाल लो, जो भी इजी हो। डायमेंशन मैं ये जा रहा हूँ डायमेंशन याद ना करना पड़े, क्योंकि इतने डायमेंशन याद करोगे फिर अगर एक L1 एक L2 कहीं गड़बड़ हो गया तो गया नंबर। ठीक है, वैसे भी यहाँ नेगेटिव नंबर है तो नुकसान है। ये हो गया, फिर कुछ नहीं करना है हमें, मास के डायमेंशन ढूंढने, एक ही मास का डायमेंशन है, यहाँ mx हो गया, यहाँ m1, ये एक इक्वेशन हो गया, पावर मैच कर दी हमने। यहाँ दो इक्वेशन थे, एक्सपोनेंट्स ऐड हो गए तो ये दो हो गया, और ये आ गया तुम्हारा सेकंड। इसमें x की वैल्यू हम डाल सकते हैं क्योंकि x ढूंढ चुके हैं, और सेम हमारे तीन इक्वेशन थे t के, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि अब इसमें ये चेंज करके लिख दे एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम, और फिर यहाँ रिप्लेस कर दे उसी चीज को एनर्जी वेलोसिटी टाइम के बाद में यहाँ पूछ ले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मोमेंटम का क्या है, सेम चीज, नथिंग मैटर्स। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन तू ट्राई कर सकता है, मैंने क्या बोला, एनर्जी, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम, ये मेरे फंडामेंटल यूनिट्स है, मुझे बताएगा मोमेंटम का क्या डायमेंशन होगा, ट्राई कर। सेम चीज, इधर इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे, और ये क्वेश्चन हर ऑल्टरनेट ईयर में अगर पकड़ेगा ना तो ऑल्टरनेट ईयर में तुझे ये वाला क्वेश्चन डायमेंशन से मिल जाएगा, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन है तो सबसे ज्यादा बचता है। डायरेक्ट डायमेंशन निकालने में इतना दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डायमेंशन निकल जाएंगे, प्रॉब्लम यही है। मोमेंटम का क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, परफेक्ट। एनर्जी का तो अभी लिखा था, परफेक्ट, परफेक्ट। और टी तो टी है तो टी रेस, बस मैच कर दो। एक्सपोनेंट्स सिंपल। हाँ तो बेसिकली इसको इससे कंपेयर कर दिया, बाकी कोई मास टर्म है ही नहीं, तो एक्स टू जे वन आ गया। ठीक है, तो ये कहाँ से कंपैरिजन से है, मास के कंपैरिजन। और एक बार मास कंपेयर हो गया तो फिर मास भूल जाना, फिर मास का टेंशन नहीं लेना। लेंथ कंपेयर कर दो, लेंथ के दो टर्म्स है यहाँ पे, तुम्हें आ जाएगा, इधर से कितना आएगा, और ये 2 और x मल्टीप्लाई होंगे, ऐड होंगे, 2x हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों क्या करेंगे, इज इक्वल टू, नो इज इक्वल टू 1। तो सेकंड वाले केस में तुम्हारा हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, यू ऑलरेडी नो व्हाट x इज। इतनी मिस्टेक करता है, y माइनस वन आएगा। ठीक है, y माइनस वन आ जाएगा, y भी मिल गया। अब ये तुम्हारा किससे आया, l वाले टर्म से, l भी यूज हो गया, टाइम यूज करो। ये माइनस वन है, तो इक्वेशन आ रहा है -2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1। ये हमको पता है 1 है तो ये -2 हो गया, ये -1 है तो +1 हो गया, प्लस जेड इज इक्वल टू -1। तो ये इधर पे -1 है, उधर जाके +1 0, जेड 0।
यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ये 1 है, ये -1 है। बस अब मैंने बताया कि मेथड अगर पता है तो अब वो क्वेश्चन कितना भी उसको घुमाना चाहे उसको कुछ घुमा नहीं सकता। हाँ बेसिकली आइडिया मैंने वही बताया कि ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि इसको रटने की कोशिश करें कि ये क्या करना है, ये क्या नहीं करना है। मेथड क्या है, उसको क्या सॉल्व करना है एक बार समझ लो, फिर वो कोई भी टर्म दे दे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे हमेशा यहीं पहुंचना है, मुझे हमेशा यही लिखना है, मुझे हमेशा XYZ निकालना है, तो वो हमेशा निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ में नेक्स्ट जैसे मैंने बताया स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर वाला आता है। ठीक है, स्क्रू गॉज में सिंपल बात ये है कि दो चीजें होती है। ठीक है, एक तुम्हारी मेन स्केल होता है और एक तुम्हारा जैसे अभी हम सर्कुलर स्केल कर रहे हैं तो सर्कुलर स्केल रीडिंग स्क्रू गॉज। ठीक है, अब इन दोनों को बेसिक चीज ये समझनी कि होती है। ठीक है, जैसे आपने स्क्रू गॉज के अंदर कोई चीज फिट की, ठीक है, उसका वैल्यू निकालने के लिए, तो जब फिट करते हैं तो जो उसके स्क्रू गॉज की लेंथ पे दिखाई दे रहा है वो तुम्हारी मेन स्केल रीडिंग है, वो तुम्हें हमेशा निकालनी आती है, जैसे स्केल से निकालते हैं वैसे निकालते हैं। प्रॉब्लम आती है CSR निकालने में कि सर्कुलर स्केल रीडिंग सर कैसे निकालते। ठीक है, क्योंकि उसमें लीस्ट काउंट नहीं दिया होता है, ये सब नहीं दिया होता है। यस, तो पहली वो मेहनत हमें करनी है कि यार हम सर्कुलर स्केल कैसे निकालेंगे, MSR तो हमेशा इजिली मिल जाए। सर्कुलर स्केल रीडिंग की कहानी ये है कि बेसिकली हमें दिया होता है कि जैसे ये सर्कुलर स्केल है और हमें दिया होता है कि इसमें इतने पार्ट्स हैं। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसने दिया है कि 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये पार्ट्स बता देता है कि अगर मैं इसको एक बार घुमाऊंगा तो मेन स्केल 1 mm चलती है, लेकिन ये 100 बार घूमता है 100 पार्ट्स में। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या है कि अगर मैं इसको एक मतलब इतना मिनिमम कितना घुमा सकता हूं, राइट। तो 100 बार घुमा रहा हूं तब 1 mm चल रहा है, तो एक बार घुमाऊंगा तो कितना चलेगा वो लीस्ट काउंट है। फिर एक्सप्लेन करूँ ये देख 1 mm कब चला, जब ये 100 बार घुमा 100 पार्ट्स, राइट। हम एक पार्ट में कितना चलेंगे वो हमारा लीस्ट काउंट है। ठीक है, अब चाहे ये 100 दे दे, चाहे ये 200 दे दे, चाहे ये 50 दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडिया ये कि अगर ये 50 देता तो मैं 50 बार घुमाने में जितना चला वो मेरा दे देगा वो 1 mm 2 mm, लेकिन मुझे एक बार का चाहिए। तो एक बार का कैसे निकालेंगे भाई, मैं 50 बार चल रहा हूं तो मैं 1 mm जा रहा हूं, मैं एक बार चलूंगा तो कितना जाऊंगा, ये मेरा लीस्ट काउंट है। तो मेरा x कितना आ गया 1/50, कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है x, ये हमेशा मेरा लीस्ट काउंट है। यहाँ पे कितना दिया है 100 mm, तो इसकी जगह 100 डाल दो, तो लीस्ट काउंट हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 100। कंफ्यूजन, बेसिकली द आइडिया इज कि तो जब भी हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमारा आइडिया बहुत सिंपल है कि हमें पहला काम ये है कि लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। अगर लीस्ट काउंट नहीं पता है तो सर्कुलर स्केल रीडिंग या वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों नहीं आती। ठीक है, अब लीस्ट काउंट पता होने का फायदा क्या पता है, फिर तुम्हें अगर सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालनी है तो आपका जो डिवीजन है इनटू लीस्ट काउंट कर दो तो आपको रीडिंग आ जाती है। और हर क्वेश्चन में ट्रिक क्या पता है, लीस्ट काउंट निकालो। बाकी कहानी तो दी हुई है ना, देखो ये पता चल गया। अभी देखो सवाल कितना ईजी है, इसने बोला मैं मेन स्केल रीडिंग बता दे रहा हूँ 0 mm, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, इन दोनों को ऐड करके हमको रीडिंग आती है। ठीक है, तो ये मेरे को आ गया 0 mm, मैंने इधर 0 प्लस CSR निकालना है, लेकिन CSR डायरेक्ट देगा नहीं वो हमें, है ना। नंबर ऑफ डिविजन लिख के दे दिया उसने, तो मुझे डिविजन पता है। फिर से मेरा मामला कहाँ फंस गया, लीस्ट काउंट पे। ठीक है, उसने बोला यार 1 mm ऑन मेन स्केल 100 डिविजन ऑन सर्कुलर, मतलब 100 बार घुमाऊंगा तो एक बार एक स्टेप आगे चलेगा 1 mm। ठीक है, फिर से यही कहानी लगाई, लीस्ट काउंट आ गया 1/100। ठीक है, यहाँ 52, यहाँ 1/100, डिवाइड किया 0.52 आ गया, ये 0.52 आ गया। अब ये आ गया, हमने डायरेक्टली लिख दिया 0.52। आंसर क्या होना चाहिए, डी। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और यहां तेरे नंबर नेगेटिव हो जाते। तो आंसर आने पे ज्यादा खुश होने से जरूरी है ये पता कर लेना कि मैं यूनिट्स मैच कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि जैसे यहाँ पे सब कुछ जूल्स में दिया होगा और सडनली यहाँ किलो जूल में आंसर होगा। ठीक है, तो तुम्हें आंसर जैसे आंसर तुम्हें 3 जूल आया है लेकिन यहाँ 3 किलो जूल है, तुम 3 नहीं देख रहे हो, तुम 3 किलो जूल लिख दे रहे हो। ठीक है, करना क्या, आंसर तो आ गया, ये हमको पता है ये mm में आया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो एक 10 से डिवाइड कर दो, आंसर ये नहीं, आंसर ये वाला, ये वाला। अब जब भी तुमको पूछ रहा है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डिवीजन देगा,
तुम्हें मेन स्केल रीडिंग देगा। तुम्हारी मेहनत कितनी है, लीस्ट काउंट निकालने की। लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, बस ऐसे निकालोगे। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट वाला पार्ट लिख लो, ये जो मैंने देखो बताया ना, ये लिख लो। ये किसका, स्क्रू गॉज का। वर्नियर स्केल का क्वेश्चन आएगा तो मैं वर्नियर का भी बताऊंगा। तो ये लिख लेना, ये क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑन द स्केल, सर्कुलर स्केल। ये क्या है, मेन स्केल पे कितना ट्रैवल कर रहा है वो, क्योंकि टर्म पता होंगे तो ही वहां से फिर पिक कर पाए। तो हमने क्या पता किया कि बार एक बार घुमा दूंगा, अगर एक यूनिट, अगर एक यूनिट घुमाऊंगा तो मुझे कितना है, और एक यूनिट पे घुमाने में जितना चलेगा वही हमारा लीस्ट काउंट है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसी कहानी को अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है। जैसे उसने बोल दिया ई एंड जी आर रेस्पेक्टिवली एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ई बाई जी का हमें डायमेंशन बता दो। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या पता है, सबसे ज्यादा सवाल जो छूटते हैं ये वाले, वो इसलिए छूटते हैं, सर मेरे को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट नहीं पता, या मुझे डायमेंशन नहीं आता है। मैंने क्या बोला, मुझे डायमेंशन चाहिए ही नहीं भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना तो मुझे पता है। मुझे जी चाहिए, तो जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फोर्स, अच्छा उल्टा लिख देता हूँ पहले तो तेरे को फॉर्मूला याद आ गया। अभी ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू जी, m1 m2 को m ले लेता हूं मैं, अपॉन आर स्क्वायर, चलेगा। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे g का यूनिट चाहिए तो मुझे क्या आ जाएगा, f आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट को भी आर लिख सकता हूं क्योंकि सेम यूनिट रहेगा। देखो डिस्प्लेसमेंट और सारे के यूनिट सेम है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। फॉर्मूला दोनों पता है तुम्हें, मुझे क्या निकालना था, इन दोनों का रेशियो। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालना है तो एफ इंटू आर इधर है मेरे पास में, एफ आर स्क्वायर इधर है मेरे पास में, और एम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। क्या बचा, एम स्क्वायर बचा, एम क्या था, मास, है ना, तो मास आ गया हमको m2। ठीक है, और हाँ एक आर बच गया तो l -1 हो जाएगा और t 0 हो जाएगा, ये वाला डी वाला। आई थिंक इसमें है एक क्वेश्चन इसमें। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, इसमें जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला पता है, कोई जरूरी है ना, प्लेन एंगल का फॉर्मूला पता होना जरूरी है पहले तो। जैसे प्लेन एंगल का फॉर्मूला है, थीटा चाहिए, थीटा कैसे निकालते हैं हम, तो हम बेसिकली ये एंगल, बेसिकली मैथ्स में सिंपल वर्ड्स में एंगल को प्लेन एंगल बोलते हैं, तो एंगल जो है वो प्लेन एंगल है हमारे लिए। ठीक है, थीटा अगर हमें निकालना है, ठीक है, अब हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है ये रेडियन। ठीक है, लेकिन रेडियन में हमें लगता है यूनिट है, बिकॉज रेडियन यूनिट है तो उसका कोई ना कोई डायमेंशन होना चाहिए। बट अगर तुम थीटा की डेफिनेशन देखो तो थीटा डिफाइन ऐसे होता है कि समझो ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो अगर आपको थीटा रेडियन चाहिए तो लेंथ बाय आर इसका डेफिनेशन। मैंने क्या बोला, फॉर्मूला पता होगा तो काम हो जाए। ठीक है, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L1, रेडियस का, अब रेडियस L ही होगा तो L बाय L, डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन लेस, कुछ भी नहीं है तो डायमेंशन लेस, तो प्लेन एंगल तो डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो बेसिकली उसके पास यूनिट तो है जो तुमने बोला रेडियन, ठीक है, लेकिन उसके पास में डायमेंशन नहीं है क्योंकि फॉर्मूला ये बोलता है कि उसके डायमेंशन कैंसिल हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? तो सॉलिड एंगल क्या है, अब सॉलिड एंगल नया कंसेप्ट है, सॉलिड एंगल अभी तक तुमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, सॉलिड एंगल अगर आप देखोगे तो जनरली ये बोलता है कि अगर मैं इस चीज को लेता हूं तो ये मेरी लाइंस है, लेकिन अगर मैं इसको कोन बना देता हूं तब मैं इसको सॉलिड एंगल नहीं बोल सकता क्योंकि ये 3D है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है तुमको, है ना, तो जब ये ऐसा दिख रहा है तो मैं एंगल को मेजर नहीं कर सकता। तो इसको एंगल को मेजर करने के लिए उन्होंने बोला यार एंगल मेजर जो करेंगे वो एक 3D यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 3D, बेसिकली उन्होंने क्या बोला, सॉलिड एंगल, एक 3D सॉलिड के बेस एंगल को अगर पता करना है तो उसको सॉलिड एंगल बोलेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि फॉर्मुला एडजस्टमेंट सेम है, इसका यूनिट होता है ओमेगा,
और उसका यूनिट होता है स्टेरिडियन। ठीक है, फिर से यूनिट है उसके बाद, डायमेंशन चेक करना है। वहां क्या था, L/R। यहाँ पे क्या बोलता है, अगर आपको निकालना है तो आपको लेंथ नहीं, इसकी फेस की एरिया लेनी पड़ेगी और उसको R² से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से फॉर्मूला, एरिया का क्या होगा L2, फिर से डायमेंशन लेस एरिया, यूनिट्स है लेकिन डायमेंशन नहीं है। जैसे मैंने बोला, अगर फॉर्मूला आता है तो डायमेंशन का सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक जो नहीं हो सकता था वो मैंने तुझे सिखा दिया। ठीक है, फॉर्मूला से फॉर्मूला अगर आता है तो डायमेंशन का सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है, मतलब तुमने प्रैक्टिस नहीं की है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि अभी अगर इसके बाद में तुम जाके डायमेंशन के 10 सवाल लगा लो तो अभी क्लियर हो जाएगा डायमेंशन। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन नहीं आता है। बस ये कि कंसेप्चुअली तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि करना क्या। अगर करना क्या पता है तो वो सवाल बदलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रीडिंग में क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग में नंबर चेंज कर दूंगा। यस, यूनिट बट नो डायमेंशन, समझा ना। यूनिट्स तो तूने बताया खुद ही, डायमेंशन लेकिन मैंने बताया कि डायमेंशन फॉर्मूला से आएगा। मतलब एक और चीज जो है जो तुझे पता होनी चाहिए कि किसी का अगर यूनिट है तो उसका डायमेंशन हो, ये कोई गारंटी नहीं। ठीक है, यूनिट्स है तो ऐसा हो सकता है कि यूनिट्स कैंसल आउट होके आफ्टर द डायमेंशन एनालिसिस हमें डायमेंशन लेस मिल जाए। ठीक है, तो कभी कभार वो असर्शन रीजन इसमें पूछ लेता है, जो मैंने देखो स्टेटमेंट दिया कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशंस, सॉरी हैज यूनिट्स, डज इट मीन दैट इट हैज अ डायमेंशन। ठीक है, तो दैट इज नॉट ट्रू। अगर उसके पास यूनिट है तो ऐसा हो सकता है कि वो डायमेंशनलेस हो। तो कंफ्यूजन में, अच्छा ये जो है ML2T-2A-2, अब इसमें से हमें बेसिकली जस्ट चेक करना है कि कौन से गए इंडिविजुअली। अब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक परमिटिविटी इंडिविजुअली, हाँ। तो बेसिकली आप इंडिविजुअली करके देख, एक तरीका तो ये कि याद ही कर लो, लेकिन याद करने में फिर से वही प्रॉब्लम है कि अगर एक भी -1 ऊपर नीचे हो गया तो गड़बड़ है। तो जस्ट फॉर कंफर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर तेरे पास में, तो एक बार बस चेक कर ले उस चीज को कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब तेरे पास दो ऑप्शन है, मोशन का क्वेश्चन पहले करेगा या क्या, या लॉज ऑफ मोशन का। तू डिसाइड कर, दोनों में से किस में करेगा। तेरे पास दो ऑप्शन है, मोशन का क्वेश्चन पहले करेगा, लॉज ऑफ मोशन में करेगा। दोनों में फर्क पता है, दोनों में सवाल में फर्क क्या होता है। मोशन जब आप पढ़ते हो, मोशन या प्लेन और स्ट्रेट लाइन, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मोशन क्यों हो रहा है। तुम्हें बस इससे फर्क पड़ता है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। बाकी हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो कैसे हो रहा है। जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो तो आपका मेजर टारगेट यही होता है कि ये मोशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हें पहले तो क्वेश्चन में फर्क क्या आएगा, यहाँ पे ज्यादा मेहनत इस बात की होगी कि मोशन क्यों हो रहा है। ठीक है, अब से यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है लॉज ऑफ मोशन है, लेकिन ये एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन का सवाल है नहीं, ये है सेम उसी चीज का। ठीक है, इन्होंने लॉज ऑफ मोशन क्यों लिख दिया वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। ठीक है, तो चाहे ये क्वेश्चन पिक कर, चाहे ये क्वेश्चन पिक कर, दोनों में मेहनत तो वही करनी है। तुझे जो सबसे डिफिकल्ट लगेगा ना, तो ये सवाल पढ़ ले और वो सवाल पढ़ ले, तुझे जो लगेगा सबसे डिफिकल्ट है वो पहले सॉल्व करेंगे। पढ़ लिया, एक सवाल ये है। ठीक है, दूसरा सवाल तेरे पास में है ये, वो वाला। चल वो वाला करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देख, पहली चीज तो आफ्टर डूइंग दिस मैं तेरे को एक चीज बताऊंगा जो तू हमेशा याद रखेगा, तो देखो बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन बस वी नीड टू डू दिस राइट ना। सबसे अच्छी बात है कि दोनों सेम ही चीज की कोई मतलब सेम ही फॉर्मूला के क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज तो तुम्हें क्लियर करनी है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड का मतलब ये नहीं होता है कि 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड और 4 सेकंड। सबसे ज्यादा नंबर इसीलिए कट जाते हैं क्योंकि इसको 1 2 3 4 लेके सॉल्व कर देते। ठीक है, होता क्या है कि जब कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, ठीक है, जैसे यहाँ से चालू हुई तो ये t=0 है, फिर t=1 पे कहीं होगी, t=2 पे होगी, t=3 पे होगी, t=4 पे, ऐसे चलती जाएगी।
अगर मैंने बोला कि ये 5 सेकंड में कितनी चली, तो 0 से 5 सेकंड मुझे कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मुला मेरे पास डायरेक्टली है, एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में लगा सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास वो डेटा है। लेकिन अगर मुझे बोलेगा कि फर्स्ट सेकंड में कितनी चली, तो सिर्फ इतने डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है वो, ये फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेकंड सेकंड बोलेगा तो 1 से 2 में कितनी चली, थर्ड में बोला तो थर्ड सेकंड में कितनी चली। दोनों में डिफरेंस समझ गया? हाँ, जैसे समझो जब यहां से यहां तक का चाहिए तो बोलेगा टी इक्वल टू 3 सेकंड्स में कितनी चली, या 0 से 3 में कितनी चली। तो 3 सेकंड्स अगर बोल रहा है, मतलब तुम्हें 0 से लेके 3 का पूरा डिस्प्लेसमेंट पता करना है, जो ये है। लेकिन उसने 3 नहीं बोला, उसने थर्ड बोला। ठीक है, तो पहली बात तो इसका डायरेक्ट फॉर्मुला है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मुला नहीं निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वही दिक्कत है फिर से कि फॉर्मुला रटने पे फोकस ज्यादा करेंगे तो फिर समझेगा नहीं कि आंसर कहां से आता है। ठीक है, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हमारे पास जो फॉर्मुला है डिस्प्लेसमेंट का, वो है 0 से लेके यहां तक, है ना। तो मैं 0 से लेके कहीं तक का भी फॉर्मुला लगा सकता हूँ, मेरे पास में nth सेकंड का फॉर्मुला अभी नहीं है। ठीक है, तो मुझे समझो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मैं फर्स्ट सेकंड तो इजी, फर्स्ट सेकंड डायरेक्ट आ जाएगा, लेट्स अज्यूम मुझे थर्ड सेकंड का चाहिए। तो अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट पता करूं विच इज s3 पूरा 3 सेकंड का, और मैं 2 सेकंड का पता करूं और इसको माइनस कर दूं, तो मुझे वो आ जाएगा। बेसिकली मैं यहां से 3 सेकंड का पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालूं और ये पूरा निकालूं, और इसमें से ये माइनस कर दूं, तो ये आ जाएगा। ये तो सिंपल मैथ्स है, लाइन मैथमेटिक्स तो में आती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं 3 सेकंड का निकालता हूं। s3 मुझे आएगा, 3 सेकंड है तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करेंगे, तो 3u प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो a इंटू 9। कंफ्यूजन? ठीक है, s2 करेंगे 2u प्लस हाफ a इंटू 4, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो s क्या आ जाएगा हमें थर्ड सेकंड के लिए। तो थर्ड सेकंड के लिए जो आएगा वो आएगा s3 माइनस s2, 3 माइनस 2u करेंगे, u आ जाएगा। उसके बाद में प्लस हाफ a कॉमन है, 9 माइनस 4 करेंगे 5। एक्सेलरेशन दिया होगा ठीक, नहीं दिया होगा तो भी ठीक, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि यार हर बार ये करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, राइट। वी नीड अ डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमें हर बार nth सेकंड का ये बता दे, राइट। तो अगर हम यहां देखते हैं तो एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा और लंबा ले चलते हैं। अज्यूम करते हैं कि ये n सेकंड्स में यहां पहुंचा, ठीक है, और n माइनस वन पे यहां पहुंचा, तो nth सेकंड में इतना ट्रैवल किया ना, नहीं समझे तो पूछ। nth सेकंड में उतना चल गया। अगर मैं nth का फॉर्मूला निकाल दूंगा तो फिर 1 2 3 डाल सकता हूं, पक्का। तो एक काम करते हैं, n यहां 0 से लेके इतना चला है पूरा, टोटल फिर से वही कहानी है ना भाई, जैसे 3 से 2 किया था वैसे ही कहानी है। पूरा निकालेंगे, n माइनस वन का निकालेंगे और माइनस कर देंगे, तो ये पार्ट आ जाएगा। कहानी वही है, बस मैं उसको n के टर्म्स में कर रहा हूँ। हाँ, 0 से यहां तक निकाला, ये पूरी लेंथ लाइन आ गई, n माइनस वन तक निकाल लिया, माइनस तो आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। तो एस एन विल बी, अब n है तो बेसिकली एन यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और दूसरा क्या है n माइनस वन, तो n माइनस वन यू प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एस एन, जो कि होता है एस एन माइनस वन। उसको अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो इससे ये माइनस करेंगे, अब u कॉमन निकाल लो, n माइनस ए करेंगे तो माइनस एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, प्लस a बाई टू कॉमन निकालेंगे, एन स्क्वायर आ गया, माइनस इसको ओपन कर देंगे, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, साइन रिवर्स कर दिया मैंने, एन स्क्वायर कट गया, एन एन कट गया, एस एन का फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास में, विच इज u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस वन। ये फॉर्मूला उसके बाद हम जिंदगी भर डिवाइड नहीं करेंगे, इसको याद कर, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो दूसरी चीज होती है आफ्टर गेटिंग द आंसर इज द टाइम यू गेट द आंसर। द मोर टाइम यू सेव, उतना तुम्हें मिलेगा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने के। वही इसीलिए तो अगर ये करते बैठोगे तो कौन से उतने नंबर मिलने वाले उसमें। तो बेटर ऑप्शन ये है कि ये मैंने बताया किस लिए, अगर तुम्हें पता है और तुम्हें पता है तुम्हारे 4 नंबर जा रहे हैं तो करो ना ये। 4 नंबर देने से तो बेटर ही है 3 मिनट लगा लो यार, 4 नंबर मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 नंबर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पता होना जरूरी है, लेकिन ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है। दोनों बैलेंस रखो, ये नहीं है कि अरे सर ये याद कर लेता हूँ इसको याद करके क्या करूंगा,
अरे बाई चांस अगर तू फॉर्मूला भूल गया तो मेथड तो याद रहेगा कि मैं हमेशा टोटल निकालता था, उससे 1 सेकंड कम का निकालता था और माइनस कर देता था। यहां तक समझा? अब फॉर्मूला आने का एडवांटेज देख, फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं, ठीक है? एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। क्या बोला? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का बेसिकली रेशियो चाहिए। चलो एस वन निकालो, एन को 1 डाल देंगे तो ये आ जाएगा u प्लस फ्री फॉलिंग बॉडी है तो ये g बाई टू हो जाएगा, ठीक है? और ये हो जाएगा 2 माइनस वन, तो इसको तो हटा ही देते हैं। या सो बेसिकली अच्छा दूसरी बात, फ्री फॉलिंग बॉडी है तो u भी 0 है, फॉलिंग है ना, ये 0 है ना? तो बेसिकली ये हो गया g बाई टू। मुझे नहीं समझेगा तो पूछ सकता है तू, हाँ? आ रहा है ना? तब ठीक, g बाई टू एस टू यहाँ पे डाल देंगे, ये तो 0 ही हो गया हमारा टर्म, तो ये हो गया 2 टू द 4 माइनस वन, 3g बाई टू। रेशियो दिख रहा है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ, ठीक है? अगर ये हो गया, ये समझ गया, ये वाला तू करेगा मेरे लिए, ट्राई कर, गलत होगा तो गलत होने दे, क्या दिक्कत? सेम ही कहानी तो पूछ रहा है, देख ध्यान से। ये बोल रहा है स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0, Sn be the distance traveled by the block in the interval n minus 1 to n। मतलब क्या बोल रहा है? nth सेकंड। क्यों? फॉर्मूला तो है ना हमारे पास में, तो बेसिकली nth सेकंड पूछ रहा है, तो nth सेकंड में इसने क्या बोला? Sn निकालो, मतलब n डालो और n प्लस वन डालो, फॉर्मूला में दोनों डालो, दोनों डिवाइड करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। देखो उसने उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से फ्रेम किया, बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया, उसने बोला मैं ब्लॉक को स्लाइड डाउन एंड इंक्लाइन लिख दूंगा ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, तुम्हें फ्री फॉलिंग बॉडी नहीं दिखे, ठीक है? लेकिन यार वो इंक्लाइंड प्लेन पे भी जा रहा है, तो भी तो ग्रेविटी के अंदर ही जाएगा, बस जी साइन थीटा होता है, वो साइन थीटा क्यों होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन जाएगा ग्रेविटी के अंदर ही। तो कहानी तो वही है, ये एक्सेलरेशन जो है वो जी की जगह जी साइन थीटा हो गई और सब जगह सेम ही रहने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0 है, ठीक है? बस कहानी क्या है, उसने उसको nth बोलने की जगह बोल दिया n से n माइनस वन, n माइनस वन से n, सॉरी, ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं, हमें n निकालना है और फिर n प्लस वन निकालना है और दोनों को डिवाइड करना है, करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। सेम फॉर्मूला, nth सेकंड का फॉर्मूला यही हो गया, अब यही हो गया हमारे, nth बोलेगा तो ये निकालें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन को a ही रहने दो। अच्छा अभी 11 में, वैसे भी बेसिक तो तूने वो भी ग्रेविटी वाला तो किया ही है, तो भी 9th में था, फ्री फॉलिंग बॉडी सीबीएसई से ही है ना? हाँ, फ्री फॉलिंग बॉडी 9th में था और यही कहानी थी, बस nth सेकंड नहीं था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहां भी निकालना था, वेलोसिटी वहां भी निकालनी थी, सेम। वो जो फॉर्मुलेज है वो कहीं बदलते नहीं है, वो अभी भी 11 12 में सेम ही रहते हैं। इसमें ना पहले क्या बोला है, जो यहाँ लिखा है वो ये डाल देना, फॉर्मूला हमारे पास किसका है? एस एन का, तो इधर n बोला है तो n डाल दे, माइनस वन, हाँ, फिर इधर n प्लस वन बोला है n प्लस वन डाल दे। अब टेंशन नहीं है, जो टाइम दे वो डाल दो उठा के, फॉर्मूला जब तक नहीं था तब तक उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट। तुझे आंसर आ गया? फॉर्मूला में डाल, आंसर निकाल, मेंटली कर ले, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ तो जी कंसिडर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, जी बाई टू नहीं, यू 0 है, स्टार्टिंग फ्रॉम, तो यू 0 है, एक्सेलरेशन को जी ले लो या जी साइन थीटा जो भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पहले वाले के लिए एस एन के लिए टाइम एन है, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा इंटू टू एन बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, एस एन प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा फिर? जी साइन थीटा बाई टू, इधर क्या लगेगा? कैसे प्लस टू आया? नहीं, की जगह जब n प्लस वन डालेंगे
ठीक है, तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, ये आ गया टी जी साइन थीटा बाई 2, बट ये हो गया 2n+1, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये और ये टर्म कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2n-1 अपॉन 2। कंफ्यूजन? तो इंक्लाइन बॉडी में एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है। और वैसे भी पता है इस एक्सेलरेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें एक्सेलरेशन ये पता होना चाहिए कांस्टेंट है। समझो तुम्हें जी साइन थीटा नहीं भी पता होता तो तुम एक्सेलरेशन को ए ही लिख देते, तो भी तो वो कैंसिल ही हो जाता ना। दोनों केस में हमारा टारगेट ये था कि हमें बस ये बताओ कि एक्सेलरेशन सेम है। दो अलग अलग वेज दे देते तो प्रॉब्लम आ जाता, तब हमें फिर और मेहनत करनी पड़ती। लेकिन उसने जब सेम वेज पे रखा है तो चाहे कोई भी रख दो, हमारा एक्सेलरेशन यही रहने वाला है। आ गया? इस कहानी को पढ़। और मुझे पता है सारे नीट वाले ग्राफ वाले क्वेश्चन से भाग जाते हैं क्योंकि मैथ्स नहीं है। तो आइडिया क्या करना है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कम नहीं होता जा रहा है, दूर जा रहा है, दोनों का डिस्टेंस बढ़ रहा है। बट अगर तू नोटिस करे तो किसी भी टाइम पे अगर तू चेक करता है, ठीक है, किसी भी टाइम पे अगर तू चेक करता है, ड्राइव पे खुला ही है नहीं, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, इधर बना लेते हैं। बेसिकली तू किसी भी टाइम पे चेक करता है ना, तो एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ठीक है, और ये एक्सटी ग्राफ है। वो क्या रहा है कि किसी भी टाइम पे मैं चेक करूँ ना तो जो ऊपर वाली बॉडी है, ठीक है, वो हमेशा आगे रहती है। तो पहला सवाल तो ये कि दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि यार मैं जब भी देखता हूँ तो जो 45 डिग्री वाला है वो आगे चल रहा है, तो 45 वाली डिग्री की स्पीड तो ज्यादा है, ये तो क्लियर है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई अगर मैं फंस जाऊं, मेरे दिमाग ना चले तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो आइडिया ये है कि 30 डिग्री 45 डिग्री का रेशियो चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ 30 डिग्री बाय 45 चाहिए। अब कहानी ये है कि मुझे पता है कि ये हमेशा इससे तेज है, मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले से बड़ी है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ये दोनों, क्योंकि 1:1 चलेगा नहीं, √3 वाले में ऊपर वाला बड़ा, तो भगवान का नाम लेके तुक्का मार लो इन दोनों में से। तो बेसिकली वही तो बता रहा हूँ कि हाँ, क्या बोला? हाँ, तो बेसिकली साइन 30 क्यों लिया? तू जा सही रहा है, सोच सही रहा है कि एंगल दिया हुआ है तो मतलब एंगल का तो यूज करना है हमें, ठीक है। अब वहां पे आ जाता है हमारा कंसेप्चुअल, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा, ठीक है। कंसेप्चुअली क्या इशू है, कंसेप्चुअली ये इशू है इसमें, भाई नहीं कोई नहीं, फिर इजी कर देता हूँ बाद में वापस बना। कंसेप्चुअली क्या है वो लिख लेना अभी जो बताऊंगा, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। कंसेप्चुअली आइडिया ये है कि ये ग्राफ तीन तरीके से बनते हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट टाइम बनेगा, या वेलोसिटी टाइम, या एक्सेलरेशन टाइम। हमें इन तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर आना चाहिए। अगर हम एक्सटी ग्राफ में हैं तो एक्सटी ग्राफ से वीटी ग्राफ जाने के लिए हमें हमें क्या निकालना पड़ता है, स्लोप, और वीटी से एटी जाने के लिए भी स्लोप निकालना पड़ता है। लेकिन उल्टा अगर जाते हैं तो हमें एरिया निकालना पड़ता है। पहले तो ये बताना चाहिए, ठीक है। हमें जाना है एक्सटी से वीटी, निकालना क्या है, स्लोप। मैथ बोलता है कि भाई स्लोप बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर स्लोप निकालना होता है तो tan थीटा निकाल। इतना मैथ तो तूने भी पढ़ा, ये तो पढ़ा ना कि tan थीटा निकालोगे तो स्लोप आएगा। तो बेसिकली मुझे वेलोसिटी पता चल गई ना भाई,
जो 30 डिग्री वाला है उसकी स्लोप है tan 30 जो होता है 1/√3, और जो 45 डिग्री वाला है उसका tan 45, दोनों का रेशियो पूछा था, ये ऑप्शन आ गया। लेकिन मैंने बिना इस जानकारी के भी बता दिया कि क्या करना है। भाई अगर एक और एलिमिनेट हो जाता तो आंसर आ जाता, एक और अगर ऐसा होता जिसका नीचे लेस होता तो हमारा काम हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये इक्वल था, ये ऊपर वाला बड़ा था, बस इन दोनों में डिस्कस करना था। कंफ्यूजन। मुझे पता तेरे को sin 30 क्यों दिखा, क्योंकि यहाँ पे √3 और 2 था, तो तुझे लगा कि sin 30 हाफ हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। बट द आइडिया इज कि इसलिए मैंने बोला कि उसके बाद फिर कंसेप्ट लगता है कि हम sin थीटा यूज करेंगे, cos थीटा यूज करेंगे या tan थीटा यूज करेंगे। तो जब भी हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप निकालने के लिए हम tan थीटा यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? लेकर ले, ये सारा ये भी लिख ले और ये आंसर कैसे है वो भी लिख ले। मैंने बताया तो, मैंने आपको पहली चीज क्या बताई, नीट वाले ग्राफ छोड़ देते। इनके बोर्ड एग्जाम में ग्राफ का क्वेश्चन आया था Q1 Q2 का। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन जो था वही ग्राफ का था, और सब हल्ला मचाने लग गए कि नहीं, एक्सेलरेशन अगर पता करना, देख बेसिकली हो क्या रहा है कि किसी भी ग्राफ पे जो ये लाइन बनती है वो पॉइंट्स को प्लॉट करके बनती है। तो ये जो लाइन बन रही है ये पॉइंट्स को प्लॉट करके बन रही है। ये बेसिकली ये बोल रहा है कि मैं किसी भी टाइम पे उसका पोजीशन प्लॉट करते जाता हूं। जैसे 0 से स्टार्ट हुआ तो दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हुए, लेकिन जब इसका 1 सेकेंड बीता, ठीक है, मैंने मैंने तुझे क्या बोला, मैंने क्या पता किया कि पहले कौन फास्ट है। कैसे पता किया भाई, 1 सेकेंड आगे गया तो ये समझो 1 तक ही पहुंचा था, ये 2 तक पहुंच गया, तो ये तेज भाग रहा है ना, ये एक ही सेकंड में आगे चला गया। हाँ, तो उनकी पोजीशंस पता कर ली और फिर उनको प्लॉट कर दिया, तो वो इजीली विजुअली इजीली हो जाता है समझना कि मोशन क्या हो रहा है। मतलब ये है ना, ग्राफ कैसे ब्रेक डाउन करते हैं कैसे करते हैं, वो वीडियो लेक्चर में है पूरा। हमने क्वेश्चन इसलिए लिया ना अभी क्योंकि हम एक लेक्चर कर रहे थे, क्योंकि अभी 5th को जो एग्जाम है नीट वाला, तो हमें उसके लिए वीडियो बनाने थे, तो हमने इसलिए अभी क्वेश्चन से ही कर रहे थे, तो हम सोचे क्वेश्चन पिक करके उसकी थियरी करते थे। इसका ऑलरेडी एक पूरा वीडियो लेक्चर बन चुका है जिसमें सिर्फ यही कहानी है कि ग्राफ कैसे यूज करेंगे। तो ग्राफ अगर है तो इस ग्राफ से उस ग्राफ कैसे जाएंगे, उस ग्राफ में से डेटा निकाल के आंसर कैसे निकालेंगे, और ग्राफ में क्या क्या मतलब क्या क्या पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीजें उसमें कवर्ड है। अभी मैंने सिर्फ यही क्वेश्चन के लिए बताया क्योंकि इतना ही डेटा है हमारे पास, इतने डेटा में इतनी मेहनत करनी है। ठीक है, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि सोल्यूशन, जब आप अटक जाओ ना तो ये मत सोचो कि मेरे को फॉर्मुला नहीं आ रहा है, ये सोचो कि मैं ब्रेक डाउन कैसे करूंगा। जैसे मैंने क्या बोला, पहले फॉर्मुला छोड़ो, पहले ये तो सोचो कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूं, मेरा जो 45 डिग्री वाला है वो तेजी से आगे जा रहा है, उसके आगे बढ़ रहा है, और ये थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है। तो रेशियो जब मैं निकालूंगा तो मेरे को रेशियो जो है वो ऊपर छोटा नंबर आना चाहिए, नीचे बड़ा नंबर। तो मेरा पहला काम तो वहीं एलिमिनेट हो गया था बिना कुछ फॉर्मुला पता किए। और हमेशा जब भी क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला ना कंसेप्चुअली क्यों बोला, जब आप कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लोगे तो इवन अगर फॉर्मुला नहीं भी याद आ रहा है या नहीं समझ रहा है तो ब्रेक डाउन तो कर लोगे, एटलीस्ट आइडिया तो मिल जाएगा कि इसमें क्या एलिमिनेट हो सकता है। और बाई चांस अगर तीनों एलिमिनेट हो जाते तो तुम्हारा काम इजी है। समझा?